अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट, आपकी पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, हमारा ये शो आप हर पीर, मंगल और जमेरात के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सुनते हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को बुलाते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। हमेशा की तरह आप भी हमारे शो में शामिल रह सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं हमें। सामीन, जैसे आपको पता है कि रमज़ान के महीने में भी हमने डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए शोज़ किए कि रोज़ा रखने से पहले आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसी तरह हज, आपको जैसा हम सब जानते हैं कि 9 ज़िलहज को हर साल ज़िलहज के महीने में तकरीबन लाखों करोड़ों लोग आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब के मुक़द्दस मकाम मक्का में जाते हैं। हमारा पांचवा सबसे अहम फरीज़ा है। और इस पे हमने सोचा कि जब अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इसकी शरह इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि 20% होता है। अगर हाजियों की बात करें तो वो इस वक्त डायबिटीज़ में मुब्तला हैं। तो उनके लिए भी कोई गाइडेंस होनी चाहिए कि हज से जाने से पहले उनको क्या करना है, क्या ज़रूरी हदायत हैं, डॉक्टर के पास जाना है कि नहीं। इन तमाम बातों पर बात करेंगे। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है हज और डायबिटीज़। और आज का हमारा ये शो जेनिक्स फार्मा की तरफ से पेश किया जा रहा है, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आयशा शेख मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। शी इज़ रजिस्टर्ड ट्यूटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स यूके और शी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो जान है तो जहान। बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। हमेशा ये इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सेम हियर। आप आई हैं तो इन्फॉर्मेशन भी अब सामीन तक पहुंचाएंगे। हज इंशाल्लाह अगले ही हफ्ते से हज की फ़्लाइट्स भी जाना शुरू हो जाएंगी। मैं चाहूँगी कि हम सामीन को बताएं क्या वाकई में जैसे रमज़ान के रोज़े रखने से पहले डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। शुगर के मरीज़ को क्या हज के लिए भी ऐसा करना चाहिए? अंबर, एक तो मैं आपके शो के तवज्जो से सबसे पहले वो तमाम अफराद जो हज के लिए जा रहे हैं, चाहे उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, उनको मुबारकबाद, पेश की मुबारकबाद कबूल हो हमारी तरफ से। और अल्लाह ताला आपके सारे मनासिक हज बखैर खूबी पूरे करवाए और अल्लाह मकबूल और मबरूर हज की तौफीक भी अता फरमाए इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम है कि जिस तरह से हम जब रमज़ान के रोज़े रखने की बात करते हैं उस पर हम ये चीज़ पे हमेशा एम्फेसाइज़ करते हैं, स्ट्रेस देते हैं कि रमज़ान से पहले वो अपने ज़रूर डॉक्टर से मिलें और अपनी सेहत के मामले में अपनी दवाइयों की एडजस्टमेंट्स में किस तरह से रमज़ान में उन्हें क्या करना है उसके बारे में मशवरा करें, ताकि वो एक सेफ़ एक्सपीरियंस कर सकें रमज़ान का। बिल्कुल उसी तरह हज पे भी जाते हुए बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ से मुतासरा तमाम अफराद जो इंशाल्लाह हज का इरादा कर रहे हैं और हज पे जा रहे हैं, वो अपने मालिक से ज़रूर मिलें, डॉक्टर से मिलें और अपनी सेहत से मुतालिक हासिल करें मालूमात कि कितना सेफ़ है उनके लिए हज करना। और दूसरा ये कि उनको दवाइयों में क्या चेंजेस करनी है और मनासिक के हज के दौरान, क्योंकि मुख्तलिफ़ मौक़ों पे उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी पैटर्न्स मुख्तलिफ़ होंगे। जैसे जब वो मशायर में होंगे जहाँ उन्हें मनासिक हज अदा करने हैं, वहाँ बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ पैटर्न होगा उसके मुकाबले में जब वो मक्का में हैं और शुरू में उम्रा कर रहे हैं या बाद में मदीना में हैं, उसमें मुख्तलिफ़ उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसके लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि वो एक मशवरा करें, एक प्रॉपर गाइडेंस लें, ताकि वहाँ वो अपने इबादत सही तरह कर सकें और उसके साथ साथ उनकी सेहत भी मुतासर ना हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आयशा, जब हम डायबिटीज़ के मरीज़ों की बात करते हैं तो आप क्या समझती हैं कि ड्यूरिंग ऑल दैट एक्टिविटीज़, जब वो स्पेशली हम 8-9 ज़िलहज की बात करें तो वो बहुत टफ रूटीन होते हैं, काफ़ी सारी जगहों पे जाना है, अरफात के मैदान से लेकर रमी है और फिर तवाफ़ हज है, सब कुछ है। तो आप क्या ऐसी इन तमाम एक्टिविटीज़ का आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसी पेचीदगियाँ उनको पेश आ सकती हैं जिनको उनको पहले से पता होना चाहिए? ठीक है, अमर सबसे बड़ा जो मसला हो सकता है वो शुगर लो होने का है, क्योंकि चूँकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, चलना बहुत होता है। जिस तरह 10 ज़ुल्हिज्जा का जो दिन है उसमें आप समझें कि हाजी ऑलमोस्ट कई घंटे उनका चलना हो रहा होता है। इसी तरह जब रमी के लिए 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को भी जाना है, उसमें भी वॉक बहुत ज़्यादा होगी, पैदल चलना।
जब उन्हें तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाना है उसमें बहुत ज़्यादा वॉक होगी, तो वो ये जो 5 दिन मशायर वाले हैं उसमें तो बेतहाशा फ़िज़िकल एक्टिविटी, और उसके लिए ज़रूरी है कि जितनी अच्छी उनकी फ़िज़िकल हेल्थ होगी, जितनी अच्छी उनको पहले से वर्जिश करने की आदत होगी, उतना वो एक तो फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से उस टाइम पे एडिशनल मुतासर नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन ये कि शुगर लो का ख़तरा ज़ाहिर है जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ती है, आपका पैदल चलना ज़्यादा होगा, तो चूँकि मसल्स जब वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने वाला मसल इंसुलिन की गैर मौजूदगी में भी अपने अंदर ग्लूकोज को जज़्ब करता है, तो जिसका मतलब है कि वो अफराद जो उन शुगर वाली दवाइयों पे हैं जो कि शुगर लो कर सकती हैं या इंसुलिन पर हैं, उनमें लो होने का ख़तरा होगा। तो एक तो शुगर लो का काफ़ी बड़ा मसला हो सकता है हज के दौरान, और वो रिपोर्टेड भी है, जो अगर हम स्टडीज़ देखें तो वो यही कहती हैं कि कम से कम 37% जो कॉम्प्लिकेशन हाजियों को होती है डायबिटीज़ से मुतासरा हाजियों को, वो लो शुगर का ही मसला है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन हाई शुगर की भी हो सकती है, और हाई शुगर क्यों होगी, उसकी वजह ये है कि एक तो जो खाने पीने का की तरतीब है वो ज़ाहिर है थोड़ी सी वहाँ पे बदली भी होती है, रूटीन उस तरह की सेट नहीं रहती है। फिर खजूर या ज़्यादा हाई कैलोरी चीज़ें या ज़्यादा फ्राइड फूड्स इस तरह के खाने मिल रहे होते हैं, तो वो खाने से भी जो है शुगर बढ़ेगी, और शुगर बढ़ने का जो रिस्क है वो तकरीबन 27% हाजियों में शुगर बढ़ने का भी रिस्क होता है। सही। अच्छा, शुगर बढ़ने से जो दूसरा एक मसला होता है कि डिहाइड्रेशन का भी रिस्क बढ़ता है साथ में, कि जिसम में पानी की कमी होगी, और शुगर खुदा न खास्ता उस हद तक भी बढ़ सकती है कि जो शुगर की इंतहाई बढ़ने की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हाइपरओस्मोलर स्टेट होती है, जिसमें जिस्म में तेज़ाब का बढ़ जाना या बेहोशी वाली कैफियत हो जाना, वो भी चांस है। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन बहुत अहम है वो इन्फेक्शंस हैं, जो कि हमें पता है कि ज़ाहिर है एक बड़ा मजमा है, जिसका आपने कहा कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 25 लाख से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इस साल भी हाजी। तो जितना बड़ा क्राउड होगा उतना ख़ासतौर पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो सांस और फेफड़े के मसाइल हैं, जिसमें फ्लू, सिंपल फ्लू से लेके गला ख़राब होना, खांसी होना, इवन नमूनिया होना, वो सब एक्सपेक्टेड है। और इसी तरह पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि गर्मी का हज है, तो गर्मी में ये चांस होता है कि जो खाना खा रहे इंसान अगर वो थोड़ा सा भी उसमें जरासीम आ गए हैं तो इन्फेक्शंस, हालांकि अमूमन हाजियों में पेट की इन्फेक्शन ज़रा कम देखने में आती है। उसकी वजह यह है कि आब ज़मज़म वो पी रहे होते हैं, तो उससे अमूमन ये वाली इन्फेक्शंस नहीं होते। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो पाँव के मसाइल है। डॉक्टर आयशा, पाँव के मसले हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। सामीन, आपने हमारा साथ ही रहना है, और बहुत ही अहम शो है आज, और हम कल स्पेशली हज और डायबिटीज़ पे ही बात करेंगे। जो लोग हज अदा करने जा रहे हैं, फ़र्ज़ अदा करने जा रहे हैं, उनको ज़रूर ये शो सुनना चाहिए ताकि वो आराम से अपने सारे वहाँ पर अरकान सही तरह पूरे कर सके। हमारे साथ ही रहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आयशा शेख मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। सामीन, आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। हज और डायबिटीज़ के ऊपर बात करें। डॉक्टर आयशा शेख मौजूद है स्टूडियो में, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आप कॉल करना चाहें, कोई भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ पूछना चाहें तो आप हमें कॉल कीजिएगा 021-111-00105। और इस वक्त फेसबुक पेज पे आप हमें लाइव देख रहे हैं www.fb.com/hotfm105 के ऊपर, वहाँ वीडियो के नीचे आप मैसेज भेज सकते हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, हम ब्रेक से पहले जब आप पेचीदगियाँ बता रही थी तो पैरों के मसाइल के बारे में बता रही थी। जी, पैरों के मसाइल में इम्पॉर्टेंट ये है कि डायबिटीज़ के अफराद में वैसे ही पैरों के मसाइल का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी बाज़ दफ़ा न्यूरोपैथी जो कि असाब के रेशे मुतासर भी होते हैं, उसमें पाँव सोन होने का मसला, तो उसमें पैरों के अंदर ब्लिस्टर्स बनने का चांस के फफोले से बन गए और उनमें खुदा न खास्ता इन्फेक्शन का चांस, इसी तरह सुर्खी आ जाए पैरों पे, या अल्सर्स बन जाए, अगर स्किन ब्रेक हो जाती है तो अल्सर बन जाए, ये वाले मसले हो सकते हैं। और ज़ाहिर है अगर
डायबिटीज़ के मरीज़ में फुट का अल्सर हो जाए, पाँव का अल्सर हो जाए, तो वो फिर टाइम लेता है ठीक होने में, क्योंकि डायबिटीज़ के लोगों में इन्फेक्शंस थोड़ा-सा आम लोगों की निस्बत जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो उतना मज़बूत नहीं होता डायबिटीज़ की वजह से। तो इन्फेक्शंस जल्दी होती हैं और इन्फेक्शंस को ट्रीट होने में भी टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सेल्फ केयर जो है, यानी कि अपना खुद ख्याल रखना हर चीज़ का, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आशा, ऐसा है जब हम पैरों की चले हम यहीं से स्टार्ट करते ताकि हर चीज़ को वन बाय वन डिटेल में बात कर लें। ज़ाहिर है जब पैर की बात करते हैं सबसे ज़्यादा मुतासिर डायबिटीज़ के मरीज़ को वही होते हैं, वो भी हों या दूसरे लोग भी हों। हज में ज़ाहिर है इतने क्राउड में पाँव टकराते हैं आपस में, तो डायबिटीज़ के मरीज़ को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसा जूता पहनना चाहिए या कोई सॉक्स, कोई डिटेल्स अगर बता सकें। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक अच्छे जूते पे। अच्छा, ख़वातीन के लिए तो जूते की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो इहराम की हालत में है या नहीं है। बिल्कुल। तो एक अच्छा जूता जिसका एक अच्छा मोटा सोल हो और वेल फिटेड जूता, और वो जूता लें जो जिसको आप पाकिस्तान में पहन के ट्राई कर चुके हो, यानी उस पे आप वॉक कर चुके हो। ये ना हो कि आपने बिल्कुल एक नया जूता लिया और पहली दफ़ा वहाँ पे पहन रहे हैं। बिल्कुल। जूता ऐसा लें जो कि वेल फिटेड जूता हो, जिसका जो सामने वाला हिस्सा है वो चौड़ा हो, तंग ना हो और अच्छी पैडिंग हो जिसके अंदर। इसी तरह मोज़े पहने साथ में जिसके अंदर पैडिंग और कॉटन के सॉक्स पहने जाएँ। मर्द हज़रात के लिए ये कि जब वह इहराम की हालत में होंगे तब वो अपने पाँव की जो ऊपर वाली हड्डी है और टखना, वो उनको अनकवर रखना होता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो एक बिल्कुल हल्के सोल वाली एक कैंची वाली चप्पल खाली पहने। तो वो एक अच्छा जूता उसके लिए भी ले सकते हैं, जो स्ट्रैप वाले जूते होते हैं जिसका सोल अच्छा हो और वेल फिटेड जूता हो, जिसमें आपकी इहराम की पाबंदी भी पूरी हो सके लेकिन आपका पाँव भी मुतासर ना हो। और जब वो इहराम की हालत में नहीं है तब वो भी जो वेल फिटेड जूते, बंद जूते जिसके अंदर सॉक्स के साथ वो पहने। अच्छा, मोज़े भी वो वाले पहने जिनके सोल के ऊपर पैडिंग हो। इसी तरह पाँव को मॉइस्चराइज़ रखना बहुत ज़रूरी है कि पाँव को जब इहराम की हालत में है तो नॉन सेंटेड मॉइस्चराइज़र्स मिल जाएँगे, वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप मॉइस्चराइज़र्स दूसरे जब इहराम की हालत में नहीं है तो कर सकते हैं, और दिन में कम से कम 2 दफ़ा मॉइस्चराइज़ करें। मस्जिद के अंदर जब आप होंगे तब ज़ाहिर आप जूते नहीं पहन सकते, तो उसमें लेकिन आप मोज़े पहने रखें। और मोज़े फिर मैं वही कहूँगी कि जो लोग ख़वातीन तो इहराम की हालत में भी पहन सकेंगी, मर्द हज़रात इहराम की हालत में जब होंगे तब नहीं पहन सकेंगे। सिमिलरली जैसे वज़ू करने के बाद एक जो आदत होती है ना इंसान की कि जी वैसी जराबें पहन ली, अब ये नहीं करना है काम। वज़ू करके पाँव को अच्छी तरह खुश्क करें नरम तौलिए के साथ, और ख़ास तौर पे पाँव की उँगलियों के बीच की जगह को भी खुश्क कर लें ताकि वहाँ कोई फंगस लगने का ख़तरा ना हो। और पाँव को चेक करते रहें, ख़ास तौर पे वो अफ़राद जिनको किसी भी वजह से डायबिटीज़ की वजह से पाँव में थोड़ा-सा भी सुनपन का मसला है, वो पाँव को बहुत बाकायदगी से चेक करें। और फिर वही एक बात आ जाती है कि मेडिकल अटेंशन, यानी अगर खुदा न खास्ता उन्होंने नोट किया कि जी मेरे पाँव में एक छाला बन गया, तो वो फिर वहाँ पे हर जगह क्लिनिक्स और हॉस्पिटल इस मौके पे हाजियों की सहूलत के लिए मौजूद होते हैं। तो जल्दी कॉन्टैक्ट करें हेल्थ केयर टीम के साथ ताकि वो चीज़ आगे ना बढ़े। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आशा, जो दवाई की डोज होती है, चाहे हम इंसुलिन ले लें या जो लोग टैबलेट्स खाते हैं, तो क्या हज से पहले इसमें भी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है क्या? जी, जैसा अमर मैंने शुरू में कहा था ना कि हज में आपका जो एक्टिविटी का पैटर्न है ना वो पूरे हज में मुख्तलिफ होगा। जब आप उम्रा कर रहे हैं और सिर्फ मक्का में हैं, उसके मुकाबले में जब मशायर के 5 दिनों में हैं और उसके मुकाबले में मदीना में जब हैं, तो उसमें वो वाली तमाम दवाएँ जो कि जिनका काम शुगर लो करने की सूरत में होता है, मतलब डायबिटीज़ की दवाइयों में ऐसी दवाइयाँ भी जो शुगर को कंट्रोल करती हैं, लेकिन वो उनका काम करने का तरीका ऐसा नहीं है कि वो शुगर को गिरा सकें। गिराने का मतलब है कि 70 से नीचे हो जाए कि इतनी लो हो गई कि इंसान को फ़ौरन कुछ मीठा खाने की ज़रूरत है। तो शुगर की दवाइयों की डोज़ डेफ़िनिटली एडजस्ट करनी है, उसके लिए उनके डॉक्टर उनको यहाँ से ही मशवरा दे के भेजेंगे कि ये दवाई है जो आपको कम करनी है, जब आपको तवाफ़ करने, जब आप मक्का में हैं, जब आप मशायर में हैं तो और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। इसी तरह इंसुलिन की खुराक को भी कम करना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि लो पे जाए शुगर। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है कि हम थोड़ा-सा कंट्रोल को रिलैक्स भी रखते हैं ऐसे दिनों में ना, यानी हम ये नहीं कहेंगे हम बहुत टाइटली कंट्रोल रखें कि जितना टाइट कंट्रोल होगा उसमें लो का ख़तरा भी ज़्यादा होगा।
لیکن کنٹرول ریلیکس کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم بالکل ہی انکنٹرول چھوڑ دیں. سارا جیسے اگر وقت ہم میٹھا ہاں کھاتے سادہ ہیں، وقت میٹھا کھاتے ہیں کھجورے تو کھاتے جس ہیں. طرح ہم کہتے ہیں کہ فاسٹنگ گلوکوز ہمیں عام حالات میں 80 سے 130 تک رکھنی ہے, ہاں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو 80-90 پہ نہ رکھیں, ہم 130 120 130 پہ اسی رکھیں طرح تاکہ ہم لوگ کے نا جو ایک پاسبل رسک ہے اس کو کم کر سکیں. اسی طرح رینڈم اگر ہمیں 180 تک رکھنی ہے, 80 سے 180 تک, تو ہم اس میں بھی کوشش کریں کہ ہم 80-90 پہ نہ رہیں, بھلے 160 170 180 پہ رہ رہی ہو, تو اس میں خطرہ کم پھر ہوگا. صحیح. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آئی تھنک ظاہر ہے ایگزرشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر بی پی لو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا اگر میں ادویات کی بات کرتی ہوں تو حج پہ جانے سے پہلے جو ہماری دوائیوں کی کٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ پہلے ڈاکٹر سے لکھوا بھی لی جاتی ہے, تو اس میں کوئی انسٹرکشنس دیں گی کہ ان کیس جیسے وہاں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو کیا آپ کے پاس لکھی ہوئی دوائیاں ہوں, وہاں کے ڈاکٹر سمجھ سکیں کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا کہ مریض کی سچویشن کیسی, وہ کیا کمپلیکیٹڈ ہے یہ پیشنٹ کے لیے. بالکل. جب اپنے ڈاکٹر سے آپ لیں گے دوائیوں کی لسٹ, تو اس میں جنرک نیم یعنی کہ جو دوائی کا اصل کیمیکل نیم ہے وہ موجود ہونا چاہیے. اور جس طرح حاجی کیمپ سے دوائیاں ساری وہ پرسکرپشن اسٹیمپ ہو کے سیل ہوگی, دوائیاں سفیشینٹ مقدار میں رکھیں. سفیشینٹ مقدار کا مطلب ہے کہ جتنے دن کا آپ کا وہاں کا اسٹے ہے اتنی دوائیاں تو ڈیفینیٹلی ہوں, تھوڑی سی ایڈیشنل بھی رکھیں, اضافی بھی, تاکہ خدا نخواستہ کوئی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایکسٹرا دوائی لینے کا تو آپ کے پاس دوائیاں موجود ہوں. اسی طرح انسولین کی ڈوزنگ, انسولین کو لے کے کیسے جانا ہے, وہ سب معلومات اپنے ڈاکٹر سے حاصل کریں, تاکہ وہاں پہ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ کو وہاں کی ہیلتھ کیئر سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, تو آپ کے ڈاکٹر جو وہاں پہ آپ کو دیکھیں گے ان کو معلوم ہو کہ آپ کی کس طرح کا کنٹرول چل رہا تھا, کس طرح کی دوائیاں تھیں, تو اپنا میڈیکل ہسٹری اگر ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ بنوا کے لے جائے اپنے ڈاکٹر سے جس میں آپ کا میڈیکل سمری لکھا ہوا ہو, تو وہ بہت فائدہ دے گا. اچھا انسولین کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل انسٹرکشن ہوتی ہے؟ مطلب ایک میں انسولین تو آپ کو فریج میں رکھنی پڑتی ہے نا, تو اس پہ پھر کس طرح وہ لوگ مینیج کرتے ہوں گے؟ اچھا, جب ٹریول کرتے ہیں, چاہے حج ہے یا کسی اور بھی وجہ سے انسان سفر کرنا ہے, تو اس میں یا تو تھرمل فلاسک آتے ہیں جس کے اندر انسولین ٹھنڈی رہ سکتی ہے, کیونکہ انسولین کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی کولڈ چین مینٹین رہنی چاہیے, جو کہ 4 to 8 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر ہے, یعنی ہمیں انسولین کو فریز بھی نہیں ہونے دینا ہے. اور اسی وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ انسولین آپ اپنے لگیج میں یا بیگیج میں نہیں بھیجیں گے, آپ اپنے کیبن بیگیج جو آپ کا ہینڈ کیری ہے اس کے اندر رکھیں گے. اس میں پھر آپ کے ڈاکٹر کی پرسکرپشن اسٹامپ کے ساتھ موجود ہونی چاہیے کیبن بیگیج کے ساتھ. تھرمل فلاسک کے علاوہ انسولین کولنگ بیگس بھی آتے ہیں جس کے اندر انسولین ٹھنڈی رہتی ہے کم از کم 24 گھنٹے تک, تو وہ ٹریولنگ میں بہت فائدہ دے دے گی. مشاعر میں بھی جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی اپنی انسولین کولنگ پیک لے کے جائیں, وہاں پہ آپ کو ٹھنڈی مطلب برف وغیرہ بھی مل جائے گی جس کے اندر آپ انسولین کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں, تو وہ لے کے جائیں. یہ نہ ہو کہ بھول گئے یا نہیں لے کے گئے, اپنی انسولین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. بالکل بالکل آپ صحیح کریں, کیونکہ ایک دو دن بیچ میں ایک دن تو آتی ہے مزدلفہ میں جب کوئی رات گزارنی ہے, تو آپ کے پاس پراپر انتظام ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کریے. اچھا اب جیسے بہت ساری ویکسینز ہوتی ہیں جو شوگر حج سے جانے سے پہلے تمام لوگوں کو لگتی ہیں, کیا شوگر کے مریضوں کے لیے بھی کوئی اسپیشلی کوئی ویکسین ہے, یا وہ ویکسین جو 2-3 لگتی ہیں وہ ان کو لگانی چاہیے؟ جو ویکسینز مینڈیٹری ہیں وہ تو لگیں گی. اس کے علاوہ شوگر کے مریض خاص طور پہ وہ افراد جو 65 سال سے زیادہ عمر والے ہیں, ان میں جنرلی بھی یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ انہیں نمونیا کی ویکسین جو کہ 65 سے زیادہ والے افراد میں بس ایک دفعہ زندگی میں لگنی ہوتی ہے, وہ انہیں لگوا لینی چاہیے, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ کراؤڈ کی وجہ سے وہاں پہ ہجوم کی وجہ سے انفیکشنز, چیسٹ انفیکشنز کا ایون نمونیا کا چانس زیادہ ہوتا ہے, تو یہ لگوا لینا چاہیے. اسی طرح فلو کی شاٹ سال میں ایک دفعہ جو لگنی ہوتی ہے وہ ضروری ہے. میرا نہیں خیال کہ اس ٹائم پہ فلو کی شاٹ اویلیبل ہوگی, کیونکہ عموماً اکتوبر سے فیبری تک چل رہی ہوتی ہے, تو وہ آئندہ کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ حج کا ارادہ کر رہے ہوں گے اگلے سالوں میں, تو وہ اس ٹائم پہ اپنی فلو کی شاٹ بھی لگوا لیں, یہ ضروری ہے. اسی طرح اپنے ساتھ مسکیٹو ریپیلنٹس جو ہیں وہ رکھیں کہ آپ مچھر سے بچ سکیں, ڈینگی فیور وغیرہ کا رسک نہ ہو. اور ہینڈ سینیٹائزر بھی ایک چھوٹا رکھ لیں. ہینڈ سینیٹائزر وہ بھی نان سینٹڈ رکھنا ہوگا جب احرام کی حالت میں ہے. جی بالکل آپ اور صحیح ہاتھ کریے. دھوتے رہیں, اگر آپ کا ہینڈ سینیٹائزر نہیں بھی ہے کم از کم ہاتھ دھوتے رہیں. اس میں جیسے آنکھوں میں بہت زیادہ اپنے ہاتھ نہ لگائیں کہ آنکھ میں کوئی انفیکشن نہ ہو جائے. کھانا جو ہے وہ ٹائم سے کھا لیں, یہ نہ ہو کہ آپ
मसरूफ़ हैं और आपने खाना डिले किया, अब गर्मी है, खाना भी ख़राब भी हो सकता है। सही तो बात। खाना जब सर्व कर दिया जाए तो खाना आप खा लें टाइम से अपनी दवाइयों के साथ, क्योंकि जितना अच्छा आप अपनी रूटीन को सेट रखेंगे ना, उतना आपके लिए अपनी शुगर भी मैनेज करना ईज़ी होगा। बिल्कुल। हमारे पास कुछ सवालात फेसबुक पे भी आ रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है। ये ज़रूर बताइएगा कि जो बैग एक हर वक्त आपके साथ होता है, ठीक है, उसमें आप पानी की बॉटल रखते हैं, तो शुगर के मरीज स्पेशली उसमें क्या ऐसी चीज़ रखें अगर लो फील कर रहे हैं तो वो फ़ौरन खा सकें, क्या होना चाहिए? छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आयशा शेख मौजूद हैं, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी शुगर के अमराज की डॉक्टर हैं। ये खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती हैं। आज का हमारा शो जेनेक्स फार्मा और पाकिस्तान इंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं लाइव फ्रॉम हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से, और मेरा और आपका साथ 11 बजे तक रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000105 के ऊपर। डॉक्टर आयशा शेख मौजूद है स्टूडियो में। शी शुगर के अमराज की डॉक्टर हैं खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। और सामीन, आज का हमारा शो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और जेनेक्स फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। हज और डायबिटीज़ पे बात करें, बहुत सारी अहम बातें डॉक्टर आयशा ने हम सबसे शेयर की। ब्रेक से पहले आधे घंटे में हमने पेचीदगियों पे बात की कि पाँव का ख्याल कैसे रखना है, इंसुलिन कैसे रखनी है उसका इस्तेमाल के लिए, या अपनी दवाइयों की एडजस्टमेंट के लिए भी हज से पहले डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर आयशा, जो बैग हमने साथ में रखना है शुगर के मरीज ने, तो वो क्या उसमें ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि शुगर लो हो तो उसको पता हो, कोई दवाई या इंसुलिन, सब चीज़ें इसमें चाहूँगी थोड़ा और डिटेल में इसको बताइए। अच्छा, जो जो चीज़ें उन्हें सारा वक्त साथ रखनी चाहिए, जिसमें वो चाहे मक्का में चाहे मशायर में है, अपना ग्लूकोमीटर ज़रूर रखें ताकि शुगर चेक कर सकें। शुगर लो को ट्रीट करने वाली चीज़ें उनके पास उस बैग में होनी चाहिए, जो कि एक छोटा सा जूस का पैकेट हो जाए, या चंद हार्ड कैंडीज या ग्लूकोज टैबलेट्स आती हैं। ग्लूकोज टैबलेट्स यानी अगर शुगर लो भी है तो अगर वो 3 या 4 ग्लूकोज टैबलेट्स भी लेके चूस लेंगे उसी टाइम पे, तो शुगर बेहतर हो जाएगी। इसी तरह उन्हें जब हज पे जाना है तो अपने साथ अपनी दवाइयों और ग्लूकोमीटर के अलावा उसकी बैटरीज, इसी तरह जो लोग सीजीएम पे हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस पे, उन्हें अपने सेंसर्स लेके जाने। उनके पास इंसुलिन अपनी सारा वक्त होनी चाहिए साथ में, ताकि वो उसको चेक कर सके। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो उनके इर्द गिर्द जो बाकी जांच कराम है जिनको हेल्प दे सकते हैं, वो एक बैंड है जो आइडेंटिफिकेशन बैंड, यानी एक रिस्ट बैंड जो कि एक कड़ा जिसके ऊपर लिखा हो कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, और ताकि अगर खुदा न खास्ता शुगर लो होती है, बाज़ दफ़ा लो इतनी शिद्दत की हो सकती है कि इंसान बेहोश भी हो सकता है, तो जो उनके इर्द गिर्द हाजी हैं वो थोड़ी सी कोई शहद या मीठा जेल अगर उनके मसूड़ों पे या गाल पे भी लगा देंगे कि थोड़ा सा वहाँ से अब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अगर बेहोश कोई शख्स है तो आप उसके मुंह में निगलने वाली कोई चीज़ नहीं डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो निगल नहीं सकेगा ना। तो वो थोड़ा सा भी होश में अगर उस जेली के थ्रू या शहद के थ्रू वो होश में आते हैं तो फ़ौरन उनको फिर बिठा के कुछ पिला दिया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि डायबिटीज़ से जो मुतासर अफराद हैं वो एक तो अकेले हज पे ना जाएं, उनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर साथ हों, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम अगर होगा और उनकी अपनी सेहत भी अगर मेंटेन है, उनकी अगर शुगर वेल मेंटेन है, कंट्रोल है, तो थोड़ी सी एहतियात करते हुए अपना अपना ख्याल रखते हुए वो एक बहुत अच्छा हज का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। गर्मी का हज है, पानी की बॉटल भी उनके साथ होनी चाहिए। इसी तरह चूँकि गर्मी ज़्यादा है तो छतरी का इस्तेमाल, और जब एहराम की हालत में नहीं हो तो टोपी का इस्तेमाल, पानी पीते रहें, क्योंकि एक और चीज़ होती है कि ख़ासतौर पे मशाइर के दिनों में हाजी पानी पीने से कतराते हैं कि वॉशरूम जाने को, वॉशरूम में लंबी लाइनें लगी होती, लेकिन गर्मी बहुत है, यानी आप इमेजिन करें कि 40 से ज़्यादा का टेम्परेचर, 45 का टेम्परेचर, उसके अंदर अगर आप पानी नहीं पियेंगे और आपको डायबिटीज़ भी है तो डिहाइड्रेशन बहुत मसला कर सकती है, पानी की कमी। तो पानी पिए, अपने साथ पानी रखें, अपने ऊपर पानी का स्प्रे भी करते रहें ताकि गर्मी से बच सकें। बिल्कुल, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और आई थिंक अब तो वहाँ पर भी मक्का में या ऐसी तमाम रमी वगैरह पे ऐसी सब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए जो कि ना पानी का स्प्रे भी करते रहते हैं आपके चेहरे का, अगर बहुत गर्मी है, धूप में चल रहे हैं, ताकि लोग फेंट ना हो वहाँ पर। वेरी इंपॉर्टेंट।
سامعین کوئی آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. اچھا وہاں پر جتنی بھی ایمرجنسی پلیسز ہوتی ہیں اسپیشلی فار ڈاکٹرز، اس کا جاننا کیا واقعی میں پہلے سے ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ؟ بالکل ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز وہاں کے بالکل حاصل کریں. ہر جگہ پہ ایڈیشنل کلینکس کافی مقدار میں موجود ہوتے اسٹیبلش کیے جاتے ہیں، وہاں ہاسپٹلس ہوتے ہیں، تو وہ ضرور اپنے پاس اس کی ڈیٹیل رکھیں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، بہتر ہے کہ آپ میڈیکل اٹینشن پہلے حاصل کریں، اس کے بجائے کہ خدا نخواستہ طبیعت زیادہ خراب ہو اور آپ کے مناسک حج میں کوئی اس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہو. سملرلی ایک اور امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ جہاں پہ بھی آپ کو کوئی سہولیات میسر ہے، جیسے فرض کریں کہ آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے زیادہ، تو ویل چیئر یا موٹرائز وہیکلس بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، ان کا استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ ایک ہوتا ہے بعض دفعہ کہ نہیں ہم نے تو ہر حال میں پیدل ہی حج کرنا ہے، تو اگر خدا نخواستہ آپ کی صحت اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دے رہی، تو جب یہ سہولتیں موجود ہیں، آپ اپنے معلم کے مشورے سے کہ میری فزیکل ہیلتھ اس طرح کی ہے کہ مجھ سے پورا کا پورا یہ اتنے مطلب آرام سے 10-15 کلومیٹر ایک دن میں چلنا مشاعر کے دنوں میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا، تو اتنا اگر چلنا ممکن نہیں ہے تو کیوں نہ تھوڑی اگر سہولت ہے تو وہ حاصل کی جائے. سملرلی کوشش کریں کہ شیڈ والی جگہ پہ چلنا، اور جہاں پہ بھی جن دنوں میں بھی یہ ممکن ہو کہ ٹھیک ہے آپ کو بہت زیادہ دھوپ میں نکلے بغیر بھی آپ رمی کر سکتے ہیں، تو آپ ایسے ٹائم پہ نکلیں جب دھوپ تھوڑی سی ڈھل رہی ہو، کہ آپ بہت زیادہ سن لائٹ سے ایکسپوز نہ ہو. گوگلس کا استعمال کریں، ڈارک گلاسز جن کے اپنے پرسکرپشن گلاسز بھی ہیں جیسے نمبر والے گلاسز، وہ کوشش کریں کہ اپنے نمبر والے ہی ڈارک گلاسز بھی بنوا لیں تاکہ آپ وہ استعمال کریں. آنکھوں میں وہ اتنی چبھے گی دھوپ تو وہ بھی مسئلہ ہوگا، آنکھوں میں ڈرائنس ہو سکتی ہے، تو اپنے پاس آرٹیفیشل ٹیئرس رکھیں تاکہ وہ استعمال کر سکیں اور تکلیف سے بچ سکیں. کیونکہ ڈائبٹیز کے مریض کے تو سر سے لے کر پیر تک تمام ہی چیز مسئلے میں آ سکتی ہے. اچھا بہت سارے لوگوں کے پیروں میں جیسے نیروپیتھی بھی ہو چکی ہوتی ہے، چلنے میں مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اسپیشل انسٹرکشن دیں گے؟ کیونکہ جب ان کے پاؤں سن ہوتے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی ٹکر لگی، چوٹ لگ گئی، تو اس پہ کچھ انسٹرکشنز دینا چاہیے. یہی بات ہے کہ امبر جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ نیوروپیتھی والے پیشنٹس کے لیے پاؤں کے مسائل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا حج کے دوران، تو انہیں بس بہت خیال رکھنا ہے اپنے پیروں کا، جس میں اس کو چیک بھی کرتے رہے، اس کی صفائی کا خیال رکھیں، پیروں کو وضو کے بعد ڈرائی کر کے اور اس کے اوپر احرام کی حالت میں نان سینٹڈ موئسچرائزر اور احرام کے بغیر موئسچرائزرز آئلز یوز کریں، اپنی ٹانگوں پہ آئلز کی مالش کریں، پین کلرز اپنے ساتھ رکھیں کہ اگر درد ہوتا ہے تو وہ لے سکیں. اور پیروں میں کوئی بھی اگر انہیں نظر آتا ہے کوئی سرخی، کوئی چھالا پڑ رہا ہے، کوئی آبلہ پڑ رہا ہے، فوراً وہاں ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ چیز بڑھے نہیں. اور پیروں کے لیے جس طرح پہلے میں نے کہا کہ بہت اچھے ایک جوتوں پہ انویسٹمنٹ کریں. بالکل صحیح بات ہے. احرام کے لیے بھی الگ جوتے اور عام حالات کے لیے بھی ایک بہت اچھے جوتے جو کہ آپ اور وہ ابھی سے لے کے ان کو پہن کے چلنا شروع کر دیں. اور یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ یوزلی ایسا ہوتا ہے نئے جوتے خرید کے نیا جوتا کاٹے گا، ہاں، اور وہ کاٹتا ہے جاؤں کو اور ہم وہاں پہ پھر دوسرے جوتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسا مل جائے. ویسے یہ والی پریکٹس نا کافی کامن ہے. اور بالکل ڈائبٹیز کے مریض کو آئی تھنک اپنا سونے سے پہلے پاؤں بھی اگر وہ اچھے سے چیک روز کر لیں کہ کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر عائشہ جیسے وہاں پہ ظاہر بہت کراؤڈڈ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، تو اس کے انفیکشن سے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے وہاں سے جو بھی آتا ہے کھانسی اور نزلے کے ساتھ ہی آتا ہے، تو آپ کو انسٹرکشن ہے کہ جیسے کووڈ کے دور میں ہم دیکھتے تھے کہ بڑی لوگوں نے ماسک کا استعمال کیا تھا، واقعی اس سے بڑی بچت ہوتی تھی، تو ابھی بھی کر سکتے ہیں؟ ماسک کا یہ ہوگا کہ مشاعر کے دنوں میں جب احرام کی حالت میں تو اس میں ماسک نہیں لگا سکیں گے، لیکن وہ پھر بھی اپنے معلم سے مشورہ کر سکتے ہیں اس بارے میں. لیکن جیسے مشاعر کے دنوں میں بھی احرام 5 کے 5 دن انسان احرام میں نہیں ہوتے، یعنی اگر 10ویں ذی الحجہ کو وہ اپنا رمی بڑے جمرے کی رمی کر چکے ہوں گے اور اس کے بعد
ان کی قربانی ہو جائے گی تو حلق اور قصر کر کے وہ احرام سے نکل آئیں گے تو اس کے بعد وہ ماسک لگائیں نا. پھر باقی ٹائم جیسے خاص طور پہ ان موقعوں پہ جیسے جب وہ طواف زیارت کے لیے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ بہت کراؤڈ ہوگا اکٹھے تو وہاں پہ لگا لیں. اور باقی جب اوپن ایئر وہ چل رہے ہیں تب شاید اتنی زیادہ ضرورت نہ ہو لیکن جہاں جہاں ان کو مطلب اجازت ہے کر سکتے ہیں جہاں کلوز ایکسپوجر ہے اور احرام کی حالت میں نہیں ہے وہاں تو ماسک بالکل استعمال کریں ڈائبٹیز کے سے متاثرہ افراد خاص طور پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ کھانسی نزلہ زکام یہ تو تمام چیزیں میں تو کہتی ہوں لوگوں کو جاتے ہی بیچاروں کو ہو جاتی ہیں. بالکل ڈاکٹر سامعین آپ ہمارا شو اس وقت سن رہے ہیں اور فیس بک پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں www.fb.com/hotfm105 پہ کچھ سوال ہمیں آپ بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000-105 کے اوپر. اچھا ڈاکٹر عائشہ جب ہم حج سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جن گروپس کے تھرو لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک تربیتی کلاسز ہوتی ہیں ان کی اس میں سب کچھ بتایا جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایسا بھی کوئی ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ ایک ڈاکٹر کا لیکچر بھی ہونا چاہیے تاکہ ان کی کاؤنسلنگ ہو سکے اسپیشلی ڈائبٹیز کی جو شرح تو دیکھیں نا کتنی بڑھ رہی ہے. اس بارے میں سوچا جا سکتے ہیں لیکن چونکہ جتنے اس کلاس کے پارٹیسپینٹس ہوں گے ضروری نہیں کہ سب کو ڈائبٹیز ہو تو شاید باقی لوگوں کے لیے وہ چیز ریلیونٹ ہو جائے گی. لیکن ایٹ لیسٹ حج کی جب پریپریشن شروع ہوئی ہے تیاری سٹارٹ ہوئی ہے چاہے وہ سرکاری حج اسکیم پہ جا رہے ہیں یا پرائیویٹ حج کے آپریٹرس کے ذریعے جا رہے ہیں انہیں ضرور اس چیز کی ان دونوں جگہوں سے ایک انسٹرکشن مل جانی چاہیے کہ جو لوگ بھی کسی بھی اس طرح کی بیماری کا شکار ہے چاہے شوگر ہے بلڈ پریشر ہے کوئی اور تکلیف ہے تو وہ ضرور اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور ان سے اپنی صحت کے معاملے میں بھی پورا ہو جائے ایک دفعہ ایک پراپر چیک اپ اسیسمنٹ ٹیسٹ ضروری جو ہے وہ ہو جائیں. جی ایک سوال ٹیسٹ کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے کہ ہم کون سے ٹیسٹ ہیں جو 3 کروا کے پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. جی جو لوگ ڈائبٹیز سے متاثرہ ہیں وہ کم از کم اپنا 3 مہینے کا ایوریج ٹیسٹ تو HbA1c ہے وہ ضرور کروائیں. کرائٹینین اور یورین کا ٹیسٹ جس میں یورین میں پروٹینز دیکھنی ہوتی ہیں وہ ضروری ہے. اگر آپ کا 1 سال کے اندر کولیسٹرول کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تو وہ بھی کروا لیں. اپنے وائٹامنس کے لیول B12 اور وائٹامن ڈی کے لیولز چیک کروائے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کی بھی کمی ڈائبٹیز کی دوائیوں کی وجہ سے بھی وائٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے اور ڈی کی کمی تو ہمارے ہاں ویسے ہی بہت زیادہ ہے. تو یہ بھی وائٹامنز اگر ڈیفیشینٹ ہیں اور وہ پہلے سے ان کی ریپلیسمنٹ کر دی جائے گی سپلیمنٹ دے دیے جائیں گے تو ان کی جو ہیلتھ ہے اور کہنا چاہیے کہ توانائی تھوڑی بہتر رہے گی حج کے دوران. بالکل ان کو فائدہ دے دی. بالکل. اور ویسے ہمیں ایسا نہیں لگتا ڈاکٹر عائشہ کہ جب وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر اتنے زیادہ مشروبات ڈفرینٹ قسم کے وہاں مل رہے ہوتے ہیں اور انسان ویسے ہی اتنی ایکسرسائز وہاں کر رہا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہ بھی پی لو لبن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مزیدار وہاں پر مشروبات ملتے ہیں. تو کوشش کریں کہ سویٹن نہ لیں. لبن آپ لیں لیکن سویٹن نہ لیں مطلب آپ سالٹش لے لیں. کھجور وغیرہ بھی ہے کہ ظاہر ہے وہاں ہے تو کھائیں گے لیکن مقدار کو تھوڑا کنٹرول یعنی پورشن کنٹرول وہی جو کہنا چاہیے کہ نیوٹریشن کی جو انسٹرکشنز آپ کو یہاں پہ دی جاتی ہیں غذا سے متعلق اسی طرح سے وہاں پہ بھی اپنا خیال رکھیں. اور بہت امپورٹنٹ یہ کہ اپنا گلوکومیٹر اپنے ساتھ رکھیں اور شوگر چیک کریں. اور اس میں ایک اور چیز جو لوگ شاید کہ احرام کی حالت میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ نہیں تو ظاہر ہے احرام کی حالت میں جو ڈائبٹیز سے متاثرہ فرد ہے وہ تو گلوکومیٹر پہ چیک کر سکتا ہے اپنی شوگر تو وہ چیک کرتے رہیں تاکہ کسی بھی شوگر بڑھنے یا لو ہونے کی پیچیدگی سے ٹائملی آئیڈینٹیفائی بھی ہو جائے کہ ہمیں وقت سے پتہ چل گیا اور ہم اس کا تدارک بھی کر سکیں. نہیں آپ بالکل صحیح کریے کیونکہ آپ جب کنٹینیوس چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ کب شوگر لیول. اور خاص طور پہ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو لو شوگر کی پوری طرح اویئرنیس نہیں ہے سمٹمز کی یعنی ہوتا ہے کہ اگر شوگر بار بار لو ہو رہی ہو تو جو شوگر لو کے علامات ہیں جن میں شروع میں آپ کا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا پسینہ آنا جسم کا کپ کپ آنا وہ سب سمٹمز نا بلنٹ ہو جاتے ہیں یعنی وہ پیک ہو جاتے ہیں سمٹمز اور اچانک انسان کمزوری نقاہت خدا نخواستہ بے ہوشی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. بہت دفعہ حاجی جو چونکہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے تو اس نقاہت کو یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہم اتنا مصروف ہیں اتنا چل رہے ہیں اس سے مکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر نقاہت بھی ہو رہی ہے نا ویکنس فٹیگ فیل کر رہے ہیں تو ضرور شوگر چیک کر لیں
ये ना हो कि शुगर एक्चुअली लो और इस वजह से वीकनेस या नकाहत हो रही हो, रादर देन ये कि चूंकि वो ज़्यादा चल रहे थे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, वो वजह थी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल आपने इसका ना बहुत हाँ जितना वो सेल्फ केयर एक होता है ना प्रिंसिपल के डायबिटीज़ के मरीज़ जितना अपना खुद ख्याल रखेंगे, अपनी बीमारी को समझें और अपना जो भी जितना सीखा है आज तक आपने डायबिटीज़ को मैनेज करने में, जितना आपके डॉक्टर ने, आपकी हेल्थ केयर टीम ने सिखाया, उन सारे असूलों को ना पूरी तरह अप्लाई करें हज के दिनों में। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत स्मूथली, जैसे आपका रमज़ान स्मूथली गुजरा है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हज भी बहुत स्मूथली गुजर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि माशाल्लाह से बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो हमारे शो सुनने के बाद पूरे पूरे रोजे भी उन्होंने बड़े माशाल्लाह। अच्छे तरीके से माशाल्लाह से रखे और यकीनन हज में तो आप खाते पीते रहते हैं तो अच्छा सा भी मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मेरे को सवाल ऐसे हैं कि अब वहाँ पर चलना भी बहुत पड़ता है तो हज पे जाने से पहले क्या ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जो हमें कुछ अर्से पहले शुरू कर देनी चाहिए, स्पेशली शुगर के मरीज़ को, कि वहाँ जाके उनको एकदम से ना लगे कि ये क्या हो गया हमारे साथ ना, बट इतना चलना पड़ता है यहाँ पर। तो हमारे साथ ही डॉक्टर आयशा शेख हमारे साथ मौजूद हैं, शुगर के अमराज की डॉक्टर हैं फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सामीन हमारे साथ ही रही, ब्रेक के बाद वापस आते हैं स्टेज। सामीन अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो जान है तो जहान है। आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव और ये शो हमारा आप हर पीर मंगल और जुमेरात के दिन सुबह 10 से 11 सुनते हैं। कॉल कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास 10 मिनट मौजूद हैं 021111000105 पर। और इसके अलावा फेसबुक पेज पे आप लाइव हमें देख रहे हैं, हॉट एफएम 105 के पेज पे जाइए, लाइव वहाँ आप हमें देख सकते हैं। डॉक्टर आयशा शेख मौजूद है आज हमारे साथ, शुगर के अमराज की डॉक्टर हैं। आज का शो हमारा जेनेक्स फार्मा पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से पेश किया जा रहा है। हज और डायबिटीज़ पे बात कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर आयशा, हज से जाने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको वॉक करने की या चहलकदमी करने की, एक्सरसाइज की आदत नहीं होती है। हम वैसे भी नॉर्मल, हम ना भी डायबिटिक के मरीज हैं, हमें कोई वक्त नहीं होता हमारी सेहत के लिए। आज मैंने बड़ी सुबह अच्छी एक वीडियो देखी जिसपे था, एक डॉक्टर की ही वीडियो थी जिसपे था कि भाई आप अपनी ना सेहत का ऑडिट खुद करते रहे। ठीक है, तो हम तो चलते ही नहीं है, हमें क्या पता, आप सारा दिन बस सुकून करना चाहते हैं। कोविड के बाद हम सब लोग बहुत लेजी हो गए। तो आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे कि चलने की प्रैक्टिस कर लें पहले से शुगर के मरीज? शुगर के मरीजों को तो, और शुगर के मरीज सिर्फ नहीं, तमाम लोगों को आदत बनानी चाहिए कि रोज़ाना 2.5 से 3 किलोमीटर की तो रूटीन की वॉक वो तो करनी ही करनी है सबको। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये वो समझें कि वॉक उनके लिए दवाई की तरह का दर्जा रखती है, क्योंकि वॉक एक तिहाई डायबिटीज़ इलाज है। लेकिन जहाँ हज की बात आती है ना, तो हज पे आपका जो स्टेमिना है ना और मसल स्ट्रेंथ, वो भी इम्पोर्टेंट है। जितना आपका स्टेमिना स्ट्रांग होगा, जितना आपकी पट्टे मजबूत होंगे और उन्हें एक्सरसाइज की आदत होगी, उतना आप वहाँ सारे मनासिक के हज में आपको ना तकलीफ नहीं होगी। तो वरना आपके पाँव लेके बैठे होंगे सही कि बात। मेरे तो पट्टे जो है ना वो बिल्कुल वो हो गए, सोर हो गए। तो वो आपने करना ये है कि कोशिश करें रोज़ाना सुबह शाम एटलीस्ट 3-3 किलोमीटर की वॉक हो जाए, कि 5 से 6 किलोमीटर अगर डेली वॉक कर सकें। और वो भी है कि अचानक नहीं, मतलब शुरू में आप 2-3 किलोमीटर से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। इसी तरह चूँकि गर्मी का हज है, कोशिश करें कि थोड़ा सा जो ये धूप वाला हमारा टाइम है ना, कराची में ख़ास तौर पे इस तरह अब तो गर्मी काफ़ी होगी है, तो थोड़ा सा गर्मी में भी चलने की आदत डालें। कम से कम 1 किलोमीटर यानी कि 10-15 मिनट धूप के टाइम पे, लेकिन कोशिश करें कि सर कवर हो पानी पी के। हज के दौरान ये कोशिश करें कि फलों का इस्तेमाल रखें। अच्छा, जैसे वॉक करने से पहले, सॉरी, जैसे आपका तवाफ़ करना है, उम्रा अदा करना है या बाद में तवाफ़ ज़ियारत करना है या रमी के लिए जा रहे हैं, तो एक कम से कम फल ही खा लिया ताकि जिस्म में कोई एनर्जी उससे मौजूद हो। इसी तरह नट्स रखें अपने पास, दूध के पैकेट्स या लबन का आपने जिक्र किया, वो उसके पैकेट्स रखें अपने पास ताकि ये चीज़ें जो है ना आप लेते रहें। आपको मील तो किसी ख़ास टाइम्स पे मिल रहे होंगे, लेकिन अदरवाइज़ आप अपने पास मशायर के दिनों में भी थोड़ी सी इस तरह की खाने पीने वाली चीज़ें जो आराम से मिल जाएंगी उनको वहाँ पे मक्का में या अजीज़िया में अगर होगी रहाइश, तो वो ज़रूर लेके जाएं ताकि कुछ ना कुछ खाते रहें वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आयशा, जैसे हम खाने पीने की बात करते हैं, हमारे वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो कोई स्पेसिफिक डाइट बताएंगे कि मतलब जैसे आपने कहा ना कि मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ के वही चीज़ ज़्यादा खाएं, किन चीज़ों से अवॉइड करें, थोड़ा उस पर भी अगर बता दें।
بیلنسڈ اپنی ڈائٹ رکھیں جس میں سارے فوڈ گروپس ہوں. کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں جیسے کہ روٹی ہوگی, چاول ہوگی. کوشش کریں کہ وہ والی روٹیاں لیں جو کہ چکی کے آٹے کی ہوتی ہیں, بالکل یعنی بالکل نان والی روٹیاں نہ ہوں. اسی طرح اگر چاول ہے تو اس کا تھوڑا سا پورشن کنٹرول کرنا ہوگا. سبزی, سلاد, چکن, فش, مٹن, بیف جو بھی ملتا ہے وہ کھائیں, ٹائم سے کھانا کھائیں. اسی طرح اپنے پانی کا انٹیک اچھا رکھیں کیونکہ گرمی بہت ہوگی وہاں, تو کوشش کریں کہ کم از کم 8 سے 10 گلاس تو پانی ہو ہی. اس سے زیادہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ دودھ یا لسی, دہی اس کا استعمال رکھیں, وہ بہت اچھی کیلشیم بھی مہیا کر دے گا. پھلوں کا استعمال رکھیں اور یہ چیزیں اپنے ساتھ مشاعر کے دنوں میں بھی لے کے جائیں. اور جب بھی کوئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب مجھے واک کرنی ہے, زیادہ چلنا پڑے گا, تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی اسنیک پہلے سے کھا کے چلیں. اپنی مسلس کا خیال رکھیں, اس کے لیے وہی ہے کہ ایک تو یہ جو ابھی شروع میں آپ ابھی سے ورزش شروع کر دیں گے اس سے تھوڑا سا آپ کا مسل اسٹرینتھ بہتر ہو جائے گی. اور پروٹین کا استعمال بہت ہاں, زیادہ کریں تو پروٹینز اچھا ہے. بالکل. اور وہاں پہ بھی جیسے آپ تھوڑا سا نا پاؤں کا مساج وغیرہ بھی, آئل مساج کرتے رہیں, نان سینٹڈ آئلس اگر آپ کو مل جاتے ہیں, ورنہ جب احرام کی حالت میں نہیں ہو تو ضرور اپنے پاؤں کا, ٹانگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. دیکھو جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر عائشہ, تو اب ظاہر ہے جب ہم یہاں ہوتے ہیں اپنے ملک میں کسی بھی جگہ پہ, تو وہاں ہم گھر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ 40 دن کے لیے بالکل ہی باہر کا کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک اس سے بڑا خیال کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر سالن تیل والے بہت سارے ملتے ہیں. کوشش کریں ہم ایسی چیزیں کھائیں جس میں آئل بھی کم ہو. ہاں, اور بہت زیادہ فرائڈ چیزیں یا بہت زیادہ میدے والی چیزیں, ان کو تھوڑا سا کوشش کریں کہ اوائڈ کریں. لیکن ظاہر ہے کچھ سچویشن ایسی ہوں گی جہاں پر انسان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوگی, آپشن نہیں ہوگی, تو اس میں یہ کہ آپ کو وہ والی چیز کا نا پورشن تھوڑا سا کم کر لیں. جس طرح اگر آپ کو نان مل رہا ہے تو آپ سالن, سبزی, گوشت وغیرہ وہ زیادہ کھا لیں, اور نان کی مقدار یا چاول کی مقدار تھوڑی سی کم رکھ لیں. اس طرح کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے کہا نا کہ تھوڑی سی لیوریج لے سکتے ہیں وہاں پر. ہاں, تھوڑی سی کیونکہ واک بہت ہے تو وہ بالآخر کنٹرول میں بہت زیادہ مسئلہ چانس نہیں ہے انٹلس کہ ہم دوائیوں میں بہت زیادہ کوتاہی کرنا شروع کر دیں. یہ نہ کہ دوائیاں مس کر رہے ہیں. صحیح بات. اچھا, واپس آ کر, حج سے واپس آ کر کیا تب بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ایک دفعہ ضروری فالو اپ کی؟ بالکل, پوسٹ حج ضروری ہے کہ ایک تو حج سے واپس آ کے جیسے جیسے آپ کی روٹین واپس جو آپ کی لوکل روٹین ہے اس پہ آنا شروع ہو جائے گی, تو آپ کی دوائیاں بھی سب واپس جو آپ کی حج پہ جانے سے پہلے جس طرح چل رہی تھیں ویسے ہی آپ کو دوبارہ سے ریزیوم کرنی ہوں گی. جو اصول ہیں ڈائبٹیز مینجمنٹ کے وہ وہی ہیں جس میں آپ کو غذا کا پرہیز بھی رکھنا ہے, ورزش بھی کرنی ہے, دوائیاں بھی باقاعدگی سے لینی ہے, اپنی شوگر چیک بھی کرنی ہے, اور ڈاکٹر سے ضرور ملیں تاکہ اس کے بعد اور کیا چینجز کرنی ہے آپ کے علاج میں, آپ کے کوئی اور ٹیسٹ کروانے ہیں وہ دیکھ لیا جائیں. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عائشہ. آئی تھنک ہم نے بہت اچھے سے پورے اس چیزوں کو کور کیا. کل بھی ہم اس ٹاپک پہ اور ڈیٹیل میں اور پیچیدگیوں پر اور زیادہ بات کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں تو دل کے امراض بھی ساتھ میں ہیں, گردوں کے مسائل بھی ہیں, آنکھوں کے مسائل بھی ہیں. تو وہ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی اور بھی سفر ہے جس کو ابھی ہم نے حل کرنا ہے. میں چاہوں گی ڈاکٹر عائشہ آخر میں, ڈائبٹیز پہ تو ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں, ہر وقت بات کرتے ہیں. آج اسپیسیفک حج کے بارے میں تھا, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 20 سے 30% آف دا پلگرم جو ہے وہ حاجی جو ہے وہ ڈائبٹیز میں مبتلا ہے. اب سوچے پوری دنیا میں کتنی زیادہ ہے. تو تھوڑا سا اس بڑھتی ہوئی شرح کو کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کو ایسی موٹیویشنل بات آپ کہنا چاہیں گی کہ جس سے واقعی ہم سوچیں یار زندگی میں تبدیلی ضروری ہے. ڈائبٹیز کے سے پریونشن کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, اس کے لیے ایک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ کروانا اپنا, یعنی یہ اسکریننگ جو ہے نا کہ ہمیں پری ڈائبٹیز تو نہیں ہو گئی ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہم ایسمپٹومیٹک, ہمیں کوئی علامات نہیں ہے تو ہمیں ڈائبٹیز نہیں ہے. ڈائبٹیز علامات کے بغیر ہی ہوتی ہے. تو اپنا یا تو اسکریننگ کے لیے فاسٹنگ گلوکوز اور HbA1c جو 3 مہینے کا ایوریج ٹیسٹ ہے وہ کروا لیا کریں ہر سال ایک دفعہ, اگر پری ڈائبٹیز ہے, اور اگر پری ڈائبٹیز نہیں ہے
नॉर्मल है तो कम से कम 2 से 3 साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं। उसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के ज़रिए भी स्क्रीनिंग की जा सकती है, जो कि एक्चुअली ज़्यादा अच्छा टेस्ट है फास्टिंग और A1C के मुकाबले में, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर ग्लूकोज ड्रिंक पी के और 2 घंटे बैठना होता है, तो वो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कम्बरसम होता है। और उसके अलावा सब लोगों को, चाहे जिनको नॉर्मल है, जिनकी ग्लूकोज बिल्कुल स्क्रीनिंग टेस्ट पे, या उनको प्री डायबिटीज़ है, लेकिन चूंकि हर शख्स अपने आप को एट रिस्क समझे पाकिस्तान में कि हमें सही बात। ख़तरा है, और इसलिए वो एहतियात रखें, जिसमें सबसे बड़ा एहतियात अपना वज़न कंट्रोल रखना है। वज़न कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा गज़ा का कंट्रोल ज़रूरी है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मुरगन गज़ाएँ, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ वाली गज़ाएँ, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, वो बेतहाशा ना इस्तेमाल करें। हम पोर्शन कंट्रोल करना सब लोग सीखें, और इसी तरह वर्जिश की आदत रखें। ये सबसे बड़ी इंटरवेंशन जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन में हेल्प कर सकती है, वो वेट को कंट्रोल में रखना, अपना BMI बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल पे रखना है, जिसके लिए सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर डायबिटीज़ को पुश कर सकें कि ठीक है अभी आपकी उम्र 40 इयर्स है, लेकिन आप डायबिटीज़ को पुश कर सकें कि मुझे 55 इयर्स तक डायबिटीज़ नहीं हो, तो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा प्रोडक्टिव टाइम डायबिटीज़ के बगैर गुजर सकता है। इस पर कोशिश करनी चाहिए सब लोगों को। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैंने जब देखा, मैं अपने आंखों के सामने लोगों को देखती हूँ कि उनको डायबिटीज़ होती है, वो थक जाते हैं बहुत जल्दी, अपने सारे टास्क पूरे नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं जो मेडिसिन भी लेते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी तो हो रहे होते हैं ना, लेकिन उसके बिल्कुल, आप बगैर क्वालिटी ऑफ लाइफ वो तो नहीं रहती है जो एक डायबिटीज़ नहीं थी तब थी, जिस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इसमें सब लोगों को अपनी सेहत को बचाने की कोशिश करनी है, और जो हमेशा ये कहते हैं ना कि अल्लाह आगे मुहताजी से बचाए, हाँ, तो उसके लिए मेहनत अभी से करें। सही बात है, खाली कहना से नहीं होगा, से कहने और नहीं चाहने से खाली नहीं होगा ना, नहीं जब तक होगा। खुद अमल और कोशिश नहीं हाँ, करेंगे। बिल्कुल सही बात है जी। और कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। हम भी यहाँ बैठे हैं, तो डॉक्टर भी अपनी क्लिनिक से उठ के आई हैं, और मैं भी अपने घर से यहाँ पर बैठकर इसलिए भी बात कर रहे हैं ताकि आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकें। तो यकीनन मीठा खाना अच्छी बात होती है, लेकिन मीठा बोलना इससे ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो मीठा बोलने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना, मिठास लोगों को दोगे तो ऑटोमेटिकली मीठा खाने को फिर दिल नहीं हाँ, और मीठा करेगा। खाएं अगर तो पोर्शन कंट्रोल करें। ये ना हो कि आप बिल्कुल मील की रिप्लेसमेंट किसी सही स्वीट बात डिश है, के जरिए स्वीट कर रहे डिश हैं, का, ये ना हो। बिल्कुल मतलब इट शुड बिल्कुल। बी अ डेजर्ट, हाँ, छोटी सी अमाउंट। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा। आखिर में कैसा लगा शो पे आके, रेडियो की इम्पोर्टेंस पे कुछ कहेंगी? बहुत शुक्रिया अंबर। रेडियो की जो है रीच, आई बिलीव कि बहुत वाइडर रीच है, और ख़ासतौर पे अंबर आपका जो प्रोग्राम है जान है तो जहान है, ये तो हमारी मेडिकल कम्युनिटी में भी बहुत मशहूर है, इस वजह से कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करती हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है उनकी सेहत के लिए और सेहत से मुतालिक आगाही के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही प्रोग्राम जिनके ज़रिए हम अपना पैगाम सामीन तक पहुंचा सकते हैं, जो कि मुझे यकीन है कि वो उस पैगाम के ज़रिए अपने अंदर कोई ना कोई मस्बत तब्दीली अपनी सेहत के हवाले से लाएंगे, वक्त पे अपने डॉक्टर से मिलेंगे, अपनी सेहत को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा वंस अगेन, और जेनेक्स फार्मा और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का भी बहुत शुक्रिया। कल फिर एक और इसी हर्ज और डायबिटीज़ पे बात करेंगे। अपने सवालात को जमा करके रखें अगर आज नहीं पूछ सके तो। सामीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सेहत है तो ज़िंदगी है, और डायबिटीज़ को मैं ये भी कह सकती हूँ कि बिल्कुल ही दीमक की तरह होती है डायबिटीज़। ठीक है, ये आपके ना पूरे जिस्म को दीमक की तरह चाट जाती है, और फिर आपको पता ही नहीं चलता, और आखिर में बिल्डिंग गिर जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इसलिए प्लीज़ अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपनी आज भी अगर आपको हमारा शो सुनने के बाद लगे कि नहीं यार मैं शाम से वॉक करना शुरू कर दूँ, तो जस्ट डू इट। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।